आदाब एंड सलाम सबको। और जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया सब ऑडियंस को पहले, और इसके संस्थापक को जिन्होंने इस मुद्दे को शुरू किया और लोगों तक बात पहुंचाने चाहते थे इस बारे में। तो मेरा नाम इफ्तिखार अली है। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से। और मेरा जो मेन इशू था जिस पे मैंने काम किया है वो हेल्थ बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ दिल्ली, और उसमें मैंने जामिया नगर मेरा स्टडी एरिया रहा। तो जब जामिया नगर में मैंने स्टडी एरिया चूज़ किया तो उसके लिए उसको चूज़ करने से पहले मैंने थोड़ा सा प्रोफाइलिंग की थी पूरे इंडिया का और दिल्ली का, जिसमें मैंने दिल्ली मेरे लिए ज़्यादा आसान था, इसलिए मैंने दिल्ली को चूज़ किया। और जामिया नगर काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी पास पड़ता है, और मेरा थोड़ा सा सोशल रिलेशन भी था तो इससे काफ़ी ईजी भी था, कन्वीनियंट था। तो अब मैं जवाहरलाल मतलब अभी इससे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दूंगा जामिया नगर का कि उसके डेवलपमेंट में कैसे वो डेवलप हुआ। जामिया नगर जामिया मिलिया 1935 में जब यहाँ पे आया करोल बाग से जामिया नगर में बसा। उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे रेसिडेंशियल एरिया बहुत नॉमिनल तरीके से बस रहा था, लेकिन उसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ 1958 में। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया रेसिडेंशियल, बट अभी तक वो उतना नहीं बढ़ा था क्योंकि वो एक एग्रीकल्चरल लैंड था, जो कि बहुत सारे ऑथर और जेफरोलॉट एंड गेयर के किताब मार्जिनिटी इन सिटीज़ में और गजाला जमील ने अपने बुक में भी उसको मेंशन किया है। तो वो उसका डेवलपमेंट जो हुआ वो 1970s के बाद हुआ। बेसिकली जब 1970s के बाद उसमें जब बढ़ना शुरू हुआ रेसिडेंशियल एरिया, अब ये बढ़ना कैसे शुरू हुआ इसके डेवलपमेंट को मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल और पसमंदा के पर्सपेक्टिव से भी समझाना चाहूँगा कि कैसे वो बढ़ा। तो जब 1970 के बाद से जामिया साइड और फिर बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जाने शुरू हुए, जैसे कि बहुत सारे मरकज जो हैं सब पुरानी दिल्ली से शिफ्ट होने लगे क्योंकि पुरानी दिल्ली में जगह नहीं था और जामिया नगर काफ़ी खुला एरिया था, तो वहाँ से लोग शिफ्ट होना शुरू हुए। जब वहाँ से वो जामिया नगर साइड शिफ्ट होना शुरू हुए तो उसी के साथ साथ वो उनकी एम्प्लॉइज़ भी आए। और जैसा कि हमको मालूम है कि अगर पसमंदा पर्सपेक्टिव से इसको हम देखते हैं तो जब जामिया नगर या तो जो मरकज़ थे तो शुरू में कौन आया था, किस क्लास के लोग आए थे, किस कास्ट के लोग आए थे। और जैसा कि हम जानते भी है कि जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है मुस्लिम्स में बेसिकली वो डोमिनेट बाय द अपर कास्ट अशरफ कह सकते हैं। तो जब वो यहाँ पे आए तो वो अपने साथ एम्प्लॉयज़ लाए, फिर एम्प्लॉयज़ के साथ वो कल्चरल कैपिटल डेवलप होना शुरू हुआ। सो एक साइड पे अगर आप देखेंगे जामिया नगर बसने में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जामिया मिलिया, ओखला विलेज, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का काफ़ी बड़ा रोल रहा। तो अगर हम जब जामिया मिलिया की बात करते हैं और जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर क्लास और कास्ट के लोग आए क्योंकि इन दोनों इंस्टीट्यूशन डोमिनेटेड बाय द अशरफ्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया का, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने लगा तो वहाँ पे कौन आया, लेबर आया। और लेबर कहाँ से है, जो दिल्ली के आसपास के वेस्ट यूपी वाला एरिया, हरियाणा के एरिया, तो वहाँ से लोग लेबर आया। और उसमें उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मुस्लिम ही आते थे, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के टाइम पे देखा भी था कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी अपने मुस्लिम दोस्तों को भी बुलाए कि वहाँ पे चलो, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा था तो वहाँ पे लेबर की जरूरत पड़ने लगी। तो जब ओखला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो चुका था उसके बाद जब वहाँ पे लेबर्स आना शुरू हुए तो लेबर को रहने के लिए भी जगह चाहिए था। फिर वो धीरे 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 वो बढ़ना शुरू हुआ एरिया रेसिडेंशियल एरिया में। और उसी बीच आया 1978 में आपका फ्लड, जो अभी आपने रिसेंटली 2023 में जब फ्लड आया तो उसमें लिखा गया कि 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जब 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इसका मतलब 1978 के करीब बहुत फ्लड आया था जिसमें ओखला आधे से ज़्यादा डूब चुका था। और जैसा कि मालूम है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड था, तो एग्रीकल्चरल लैंड था तो डूब गया। और वो बेसिकली अगर जो एग्रीकल्चरल लैंड भी था वो घासी कम्युनिटी है जिसको यादव भी कहते हैं, घासी कम्युनिटी बहुत लोग कहते हैं इसको, अपना प्रोनाउंसिएशन का सबका अलग अलग है। तो जब घासी कम्युनिटी वहाँ पे थी तो उन्होंने देखा कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, उनका बहुत सारे खेत नुकसान हो गए, बहुत सारी ज़मीन नुकसान हो गए। तो फिर वो धीरे धीरे फिर सोचे कि अगर ये हो सकता है ये फ्लड बार बार भी आए तो वो एक रिस्क एरिया हो गया, फ्लड प्रोन एरिया उनको लगा। तो उन्होंने माइग्रेट करने का सोचने लगे। जब वो माइग्रेट करने का सोचने लगे तो उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा बस रहा था। तो अब जब ग्रेटर नोएडा बस रहा था और दूसरी तरफ, एक तरफ देखिए ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा बस रहा था, दूसरी तरफ आप देखिए जामिया नगर बस रहा था। तो इधर से एक तरफ से फ्लो दोनों तरफ से होना शुरू हुआ। एक तरफ से लोग इनकमिंग हो रही है मुस्लिम्स की, दूसरी तरफ से आउटगोइंग हो रही है नॉन मुस्लिम्स की।
तो ऐसे ही करते करते जामिया नगर क्या हो गया, मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरिया हो गया, वो कल्चरल कैपिटल की वजह से। अब इसमें जब पसमंदा के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि उसके डेवलपमेंट पे, तो जब 1970s के बाद से जब बढ़ना शुरू हुआ, जैसा कि हमको मालूम है अबू फजल इनक्लेव, जब अबू फजल साहब ने उसको 99 प्लॉट खरीद के पूरा उसको इनक्लेव बनाने की कोशिश की, क्योंकि बटला हाउस बहुत मार्जिनलाइज था और बैकवर्ड था। तो जैसे होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा अलग रहा जाए, या तो फिर हम लोग का अपना भी एक इनक्लेव टाइप का हो, जो कि इनक्लेव अगर आप देखेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव वे में सुना जाता है, लेकिन जब आप घेटो सुनते हैं या तो स्लम सुनते हैं तो आप में एक ऑटोमेटिक नेगेटिव उसके स्टिग्मा बहुत सारे जुड़े हैं जो वो आ जाते हैं। वो जामिया साइड जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि उनको एस्पिरेशन देखिए यूथ में है, लेकिन जो वहाँ का एडल्ट जनरेशन या और जनरेशन है उनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो लेबर क्लास के साइड जाएंगे। तो जब जामिया का डेवलपमेंट चल रहा था और हो रहा था, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर क्लास के लोग धीरे धीरे अंदर से मतलब अपने लाइवलीहुड के लिए, कमाने के लिए, घर गृहस्थी के लिए वो धीरे धीरे लेबर क्लास यहाँ पे मूव करना शुरू किया। अब जब मूव करना सब शुरू किए तो वहाँ पे भीड़ बढ़ती चली गई। अब उसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे होटल आना शुरू हुए हैं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है लेबर रहेंगे तो फिर होटल आएगा, तो फिर होटल कौन खोल रहा है, तो और लेबर में भी कौन से पर्टिकुलर क्लास है। तो जैसे जैसे आप बटला हाउस के अंदर चलते चले जाएंगे आपको एक पैटर्न भी दिखेगा। आपको जब मेन रोड पे रहेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि हाँ 80% आप अशरफ है, 20% ये है। फिर जैसे जैसे आप अंदर चलते जाएंगे वो जो रेशियो है वो चेंज होता चला जाता है। ये पूरा डेमोग्राफिक चेंज होता चला गया। मैंने नहीं करो कि स्लम्स एरिया में नहीं है, स्लम्स एरिया में भी, जैसे मैंने कहा कि नहीं, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं 60-70%, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं ड्यूरिंग PhD और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने पर मालूम चला। तो लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कम्युनल वायलेंस बहुत तेज हो गया 1992 के बाद, तो आपने देखा फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ओवरशैडो करने लगी। ओवरशैडो जैसे कास्ट करने लगा, ओवरशैडो जेंडर करने लगा। तो उसमें क्या हुआ, तो धीरे 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 अब क्या हुआ, क्राइसिस आइडेंटिटी की हो गई, न कि कास्ट आइडेंटिटी की हो गई। तो ये धीरे धीरे चेंज होता, लेकिन इसका जो रूट और इनसाइट वो है वो हमेशा से बना रहा। मतलब अगर हम मेंटल, जैसे मुझे खुद भी लगता है मेंटल स्पेस की बात करें, तो एक्चुअली में क्या है कि जब हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। क्योंकि जब पसमानदा देखते हैं और जब अशरफ देखते हैं, तो वो मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ साथ वो उसमें ये भी समझते हैं कि वो आपसे अव्वल हैं। मतलब उसमें उनमें ये सोशलाइजेशन का भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है, हमारी सोशलाइजेशन भी ऐसी होती है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लेकिन हमको एहसास नहीं होता। उसी तरीके से पसमंदा के साथ भी कि हमारा सोशलाइजेशन ऐसा हुआ कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चीज़ है। जैसा कि गोपाल गुरु ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी, ह्यूमिलिटी लिखी। उन्होंने लिखा कि जैसे दलित अपने आप को समझ लिया है कि उनका एक यही स्टैंडर्ड है, तो उनको नहीं समझ में आता। अगर उनको भी मना करता है कि, तो उनको ये नहीं लगता ये डिस्क्रिमिनेशन है। वो बात अलग है, जब आप उनसे बात करते जाएंगे, बात करते जाएंगे, तो चीज़ें निकल के आएंगी ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसी तरह मुसलमानों में भी पसमंदा के साथ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है, और इसमें टाइम लगेगा उनको भी समझने में कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। जैसे जब हम एक गांव में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, एक यूनिवर्सिटी में देखते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों कहलाएंगे डिस्क्रिमिनेशन ही, लेकिन उनका जो पैटर्न है बहुत डिफरेंट है। उसी तरह जब पसमंदा एक डिस्क्रिमिनेशन को देखता है, जब एक अशरफ डिस्क्रिमिनेशन, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सोशलाइजेशन में। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ अशरफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी स्टडीज़ हो रखे हैं, जैसे अब डच अनटचेबिलिटी भी पेपर लिखा गया श्रीनिवास गोली त्रिवेदी और कुछ और ऑथर के साथ, उन्होंने भी उसको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया कि तो ये जो अनटचेबिलिटी पे जो पेपर लिखे गए हैं, श्रीनिवास गोली का जिन नाम ले रहे हैं, ये JNU के ही? जी जी, ये JNU के हैं, ज्योग्राफी में थे, JNU के गिरी इंस्टीट्यूट के भी कुछ लोग हैं उसमें। तो 4 लोग हैं, चारों ने अपने अपने काम उसको डिस्ट्रिक्ट, तो उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में यूपी में अपना करके उन्होंने क्रॉस चेक भी किया था। लेकिन उसके साथ साथ ही अमित थोराट और एटवल ने भी इस पे स्टडी कर रखा है, और सुखदेव थोराट ने। तो अगर आप पैटर्न एक देखेंगे इसमें एक चीज़ की बात है, क्योंकि सुखदेव थोराट जो बात करते हैं वो केवल दलित, एक तरफ दलित देखते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम देखते हैं, और मुस्लिम के अंदर किसी भी तरीके की वो बाइनरी की बात नहीं करते।
और किसी भी स्ट्रेटिफिकेशन की बात नहीं करते हैं। जबकि तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो स्कॉलर हैं वो केवल वही नहीं है, मतलब नाम इसमें बहुत आया सारे तो हमने हैं, कह जी दिया, जी। जितने भी लोग हैं अपने आप को प्रो सोशल जस्टिस मानने वाले, लिबरल मानने वाले और मुस्लिमों के हितैषी मानने वाले, वो लोग केवल एक बड़ा जो ये है, ये क्या कहते हैं कि कैटेगरी होमोजेनियस जो ग्रुप होमोजेनस, कहा जाए, हाँ। मोनोलिथिक जो ग्रुप कहा जाए, उसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और वो लोग कास्ट पे बात नहीं करते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? आप सो एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपने रिसर्च की प्रोसीड किया है, तो इसमें आपका जानना चाहेंगे। तो जब एक सेमिनार हुआ था जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो अबू फजल साहब ने वहाँ पे एक प्रपोजल रखा था कि हम लोग भी एक इनक्लेव बसाते हैं, और जिससे वो थोड़ा सा एक मुस्लिम मेजॉरिटी और जो एक पर्टिकुलर कास्ट और क्लास के लोग हैं वो लोग थोड़े से ऐसी जगह रहें जो एक पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टिग्मा और बहुत सारे मिसकंसेप्शन जामिया को लेकर शुरू हो चुके थे उस टाइम पे भी, क्योंकि बहुत सारे मजदूर क्लास क्योंकि रहना शुरू कर रहे थे, तो जिसकी वजह से वहाँ गंदगी और बहुत सारा, और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत डेवलप नहीं था वो, बस बसता चला गया एक के बाद। तो ये चाहते थे कि एक पर्टिकुलर वे में एक डेवलप इनक्लेव बसे जिसमें मुसलमान आसानी से रहे और थोड़ा सा तहजीब और उसके तरीके से रहे सिस्टम के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जब उन्होंने यहाँ पे 99 प्लॉट खरीद के अबू फजल इनक्लेव बसाया, तो उसके अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे बटला हाउस में क्या चल रहा था, बटला हाउस कैसे बदल रहा था। तो क्या हुआ, उस टाइम पे जो जामिया मिलिया इस्लामिया के बहुत सारे स्कॉलर्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, फिर वो उनकी थोड़ी अर्निंग होने लगी क्योंकि उनको यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत सारे जॉब्स मिले, बहुत लोग अलीगढ़ से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे वो क्या करने, बहुत सारे बिजनेस में चले गए, तो वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने लगे। लेकिन जब हम उनको देखेंगे उनके बिजनेस कहाँ से आया, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका सोशल हिस्ट्री क्या था, तब हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर कास्ट से आते थे। अब मैं नहीं कर रहा हूँ कि 100%, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 60-70% 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, सोशल आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। उसमें देखेंगे तो हम लोग बेसिकली अशरफ्स थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रियल इस्टेट का बिजनेस शुरू किया, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा लैंड खाली था और उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, ज़मीन लेने लगे, प्लॉटिंग करने लगे, तो एक तरफ ये चलने लगा। और उसी के लिए जब रियल इस्टेट का काम शुरू हुआ तो वहाँ पे उनको लेबर की ज़रूरत पड़ने लगी। अब लेबर कहाँ से आए, तो अब देखिए जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसी के टाइम के दौरान अगर आप देखेंगे तो वेस्ट यूपी में बहुत सारे दंगे हुए, मेरठ दंगा हुआ, हाशिमपुरा दंगा, बहुत सारे इधर उधर। और सेम टाइम पे अगर आप देखेंगे तो देखिए सब चीज़ें पैरेलल चल रही। उधर 1984 का सिख दंगा हुआ, और उसके बाद एक टाइम पे ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे दिल्ली के तुर्कमान गेट पे डिमोलिशन चल रहा था। उसमें कौन किसकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, वो पर्टिकुलर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के शेड्यूल कास्ट थे या मुस्लिम्स थे, और उसमें थोड़े बहुत ओबीसी भी थे। एक्सेप्शनली हो सकता है उसमें अपर कास्ट भी हो, मतलब मुझे ये नहीं पता है। तो वो एक पार्टिकुलर रिलीजन के थे या वो दोनों ही थे, हिंदू मुस्लिम? उसमें मार्जिनलाइज कम्युनिटी कह सकते हैं, उसमें दोनों थे। अच्छा, दोनों लेकिन जो लोग। टारगेट किया गया था वो पर्टिकुलर मुस्लिम्स झोपड़ियों को किया गया था, मतलब किया सबको किया गया था, लेकिन जो पर्टिकुलर टारगेट किया एक गया कब की था बात है? ये, अगर आप देखिए जब 1978 के बाद जब ब्यूटिफिकेशन के नाम पे अच्छा, राजीव गांधी ने हाँ। अरे क्या नाम है, 86 जब राजीव गांधी ने लिया था, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन के नाम पे दिल्ली का वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो उन्होंने टारगेट, तो फिर तुर्कमान गेट में बहुत सारे हुए हैं, फिर तो उसके बाद लोग वहाँ से मूव करना शुरू किया। अब मूव करके कहाँ जाए, तो सीलमपुर साइड भी उस समय उसी टाइम पे धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, क्योंकि वेस्ट यूपी में दंगे चल रहे थे बहुत सारी जगह पर, हर इंटरवल पे कुछ ना कुछ दंगे हो जाते थे। तो उसकी वजह से तो ये सब चीज़ें पैरेलल चल रही है। एक तरफ आपके अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे सिख पे दंग हुआ, प्रोसिक्यूशन काफ़ी किया गया, वो दूसरी तरफ दिल्ली के बड़ा खूबसूरत करने के लिए बहुत सारी झोपड़ियाँ और वो सब मुस्लिम को टारगेट किया। अच्छा, इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, जैसे जो उसी समय देखिए आप देखेंगे डीडीए एमसीडी ये सब चीज़ें भी डेवलप हो रही थी और उनका स्ट्रांग होल्ड था। उसी टाइम पे क्या हुआ, राइट विंग का जो इमर्ज हुआ, और जब इमर्ज होने के साथ साथ वो प्रेसिडेंट बने डीडीए एमसीडी इन सब जगहों पे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत तरीके से टारगेट करना शुरू किया मुस्लिम्स हाउसेस को, मुस्लिम सेटलमेंट को, परमिशन नहीं देते था। अनऑथोराइज इलाका अगर आप देखेंगे दिल्ली में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी टारगेट कुछ ही पर्टिकुलर को किया जाता है, बाकी जगह आपको पब्लिक सर्विसेज मिल जाते हैं, लेकिन मुस्लिम्स एरिया में काफ़ी दिक्कत होती है।
तो आप देखिए इधर सोशली भी बहुत सारी बाइकआउट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। इधर इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पे बाकी जगहों पे जॉब नहीं दिया जा रहा है, बाकी जगह पे या तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मुस्लिम स्किल्ड होते हैं लेकिन वो एजुकेटेड बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, तो इसलिए उनको पर्टिकुलर जो जॉब भी मिलता था वो कहाँ मिलता था। जैसा कि सुमित महेश्वर की एक उन्होंने आर्टिकल काफ़ी अच्छा लिखा, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया इकोनॉमिक गेटवाइज्ड। अब उन्होंने इकोनॉमिक गेटवाइज का मतलब क्या बताया कि उन्होंने मुंबई के एक एक्स मिल्क वर्कर्स पे स्टडी किए रखी, तो काफ़ी अच्छी स्टडी थी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा उन्होंने जो इकोनॉमिक गेटवाइज में मतलब क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर एरिया को आपको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आप पर्टिकुलर एरिया में जाने लगते। जैसे जामिया नगर आप देखेंगे वो बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वहाँ का जो लेबर क्लास है वो इकोनॉमिक गेटवाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो उसी में एक आशिती ने भी बहुत अच्छा स्टडी, जवाहरलाल नेहरू की है, उन्होंने भी जामिया पे स्टडी किया, उन्होंने एस्पिरेशन भी किया था यूथ पे कि कैसे यूथ में एस्पिरेशन है, तो जो जामिया में रह रहे हैं, जो जामिया के बारे में, तो उन्होंने भी दिखलाया कि कैसे इकोनॉमिकली मुस्लिम्स जो है उनका सर्कल यहाँ पे भी होगा, एक अशरफ मुस्लिम्स के साथ उनका सर्कल जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी होगा। तो अब उस सोशल प्रिविलेज, उस सोशल इंटरेक्शन, सोशल कनेक्शन को बचाने के लिए, मतलब वो एक आप उन पे कहीं ना कहीं बोझ हो जाता है। जैसे शुरू शुरू में हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग शुरू शुरू में शौक के लिए करते कोई भी चीज़, लेकिन वो कब हम लोग पे बाउंड हो जाता है